नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और एक एक नक्षत्र के 4-4 चरण, यह हर व्यक्ति के कुंडली में इनका प्रभाव होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस पृथ्वी पर है तो उसके ऊपर 9 ग्रह, 12 राशियों, 27 नक्षत्रों का प्रभाव होता है। मित्रों, जो ग्रह की बात हम कर रहे हैं वह ग्रह सबके एक ही हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक जाता है, वह जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र में अपने नाम को कमाता है, अपने नाम को बढ़ाता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि पूरा जीवन संघर्ष में ही निकाल देते हैं, पूरा जीवन रोजी रोटी में ही निकाल देते हैं, पूरा जीवन कुछ न कुछ पाने की सोच में ही निकाल देते हैं और उनको नहीं मिल पाता है। यह एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर देने का मैं आज प्रयास कर रहा हूँ। आज का हमारा जो विषय है, क्या आपका लग्न और लग्नेश मजबूत है। देखिए मित्रों, यह एक डेमो कुंडली है। इस डेमो कुंडली में यह जो पहला जहाँ 1 लिखा हुआ है, यही पहला घर है। पहले घर का अर्थ है कि यह आप हैं, आपका शरीर है, आपके सोचने की क्षमता है, आपके काम करने की क्षमता है, आपकी सामाजिक स्तर का आकलन करने का क्षमता है, आपके पढ़ने और पढ़ाने का क्षमता है। आप जीवन में कितना विकास करेंगे यह पहले ही घर से हम समझ लेते हैं कि यह व्यक्ति जीवन में कितना विकास करेगा। देखिए मित्रों, पीछे के वीडियो में हमने आपको सभी राजयोग पढ़ाए। पंच महापुरुष राजयोग, गज केसरी योग, लक्ष्मी विष्णु महालक्ष्मी योग वगैरह वगैरह। लेकिन किसी भी जातक की कुंडली में यह सब राजयोग बने, लेकिन उसका लग्न कमज़ोर है, लग्न की स्थिति मजबूत नहीं है, तो इस राजयोग का बहुत अधिक फायदा नहीं होगा। समझाते हैं कैसे। देखिए, ये जो पहला घर है यही आप हैं, और दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, यह आपको कुछ न कुछ देते हैं। जैसे अगर दूसरे घर की यह दूसरा घर है, इस स्थान को देखिए, इसमें लिखे हुए अंक और इसमें लिखे हुए ग्रह पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इस स्थान पे ध्यान आपको देना है। यह जो दूसरा घर है यह आपके धन का घर है, यह आपके कुटुंबियों का घर है, यह आपके पैतृक संपत्ति का घर है। मान लीजिए यह स्थिति भी जो दूसरे घर की है वह बहुत मजबूत है। दूसरा घर आपको कुछ न कुछ देना चाहता है, आपको धन देना चाहता है, आपको पैतृक संपत्ति देना चाहता है, आपको पास पड़ोस के लोगों से प्रेम देना चाहता है। लेकिन क्या आप लेना चाहते हैं? आपकी क्षमता है लेने की? आज बात हम पहले घर की कर रहे हैं कि जो लग्नेश है, जो लग्न का मालिक है, वह आपके कुंडली में कितना मजबूत है। बिना लग्नेश के मजबूत हुए, बिना इस पहले घर के मजबूत हुए, आपको सारे राजयोग आपके कुंडली में बने, कोई फायदा होगा नहीं। फायदा तब होगा
जब यह स्थिति मजबूत होगी। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि दूसरे घर से हम धन संपत्ति, पास पड़ोस के लोग, आपके कुटुंबियों को देखते हैं। तो देखते हैं का क्या मतलब हुआ? देखते हैं का मतलब यह हुआ कि यहाँ से आपको धन मिलने वाला है, लेकिन स्वीकार करना और न करना तो आपका काम है। तीसरे घर से पराक्रम, आपके छोटे भाई बहन की स्थिति को देखा जाता है, जो जीवन में आप मेहनत करने वाले हैं। लेकिन मेहनत करेगा कौन? मेहनत तो आप ही करेंगे। यह ग्रह आपको मेहनत करने के लिए कह रहा है, लेकिन आप मेहनत कर नहीं रहे हैं, तो इसका लाभ कैसे होगा? या अगर मेहनत कर भी रहे हैं और अगर लग्नेश की स्थिति इस कुंडली में कमज़ोर है, गलत घर में बैठा हुआ है, तो उस मेहनत का गलत परिणाम आपको मिलेगा। ऐसे ही चौथा घर है, सुख का भाव है। सुख जो भी मिलेगा आपको ही मिलने वाला है। यह भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, बंगला, माता का सुख, परिवार का सुख, इस चौथे घर से हम लोग देखते हैं। लेकिन यह चौथा घर तभी आपको सुख दे पाएगा जब आपकी क्षमता, पहले घर की क्षमता सुख को लेने की होगी। ऐसे ही पांचवा घर, मैं एक एक करके यह इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में बात आए। पांचवा घर आपके शिक्षा का घर है, आपके संतान का घर है। अब आपकी शिक्षा होगी कैसी? शिक्षा ग्रहण करेगा कौन? आप ही तो करेंगे। पांचवा घर थोड़ी ना शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा तो आपको ग्रहण करना है। क्या आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? ग्रह तो यहां सपोर्ट कर रहा है। संतान का भी घर है। क्या आप संतान का सुख लेना चाहते हैं? ये सारे प्रश्न इस कुंडली के माध्यम से आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर छठे घर में आ जाइए, रोग, ऋण, शत्रु, लंबी बीमारी, यह देना चाहता है। लेकिन यह किसको देना चाहता है? आपको देना चाहता है। क्या वह आप लेने की स्थिति में है? फिर सातवां घर, पत्नी, पार्टनरशिप, आपका व्यवसाय। किसको मिलेगी पत्नी? आपको मिलेगी। पार्टनरशिप करेंगे तो कौन करेंगे? आप ही करेंगे। व्यवसाय में उन्नति होगी या व्यवसाय में आपकी प्रोन्नति होगी? कौन? आप। आपको ही इसका लाभ होने वाला है। आठवां घर से आयु, मृत्यु और तंत्र मंत्र, आपका सोच कि जो आप काम करते हैं वो आप बताएंगे कि नहीं, यह सब आठवें घर से देखा जाता है। नौवें घर से आपके भाग्य को देखा जाता है, कितने भाग्यवान हैं। 10वें घर से यह कर्म का क्षेत्र है, यहाँ से कर्म देखा जाता है। आप जो मेहनत करते हैं, आपके मेहनत की स्थिति को देखी जाती है, कितना उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके पिता ने जो मेहनत किया है उसका लाभ आपको कितना मिलने वाला है। आपका व्यवसाय कितना अच्छा होने वाला है। आपको नौकरी मिलेगी तो उस नौकरी की स्थिति क्या होगी, सरकारी मिलेगी कि प्राइवेट मिलेगी, या नौकरी सरकारी भी मिलेगी तो किस स्तर की मिलेगी। सरकारी नौकरी तो चपरासी से शुरू होती है और आईएएस तक होती है, उससे भी बड़ी स्थिति में लोग बनते हैं। तो इस स्थिति से यहाँ 10वें घर से विशेष करके हम व्यवसाय को देखते हैं, कर्म को देखते हैं कि हमारा जो काम होगा वो किस स्तर का होगा। 11वां घर हमारे लाभ का घर है और लाभ से हम यह देखते हैं कि जो हमने अभी तक दूसरे से लेकर के 10वें घर तक जो भी हमने काम किया है, जो भी हमें मिला है, उससे हमें लाभ कितना हो रहा है। 11वें घर से हम लाभ देखते हैं। अब वह लाभ सिर्फ धन ही नहीं है, लाभ शिक्षा हो सकता है, लाभ शरीर हो सकता है, शरीर के अंग हो सकते हैं। ये भी तो है, शरीर के इतने सारे अंग हैं। अगर वह ही काम करना बंद कर दें तो कहने का मतलब है शरीर के अंग को भी देखते हैं, शरीर की मजबूती को भी देखते हैं, आपके भाग्य को भी देखते हैं। भाग्य से कितना लाभ होगा, शिक्षा से कितना लाभ होगा,
संतान अगर पैदा हुई है तो संतान से कितना लाभ होगा। पत्नी अगर है तो पत्नी से आपका संबंध कितना अच्छा होगा, उससे आपको लाभ क्या होगा। यह लाभ की स्थिति है। और यह जो 12वां घर है वह व्यय, खर्च कितना करेंगे। जो आपने लाभ कमाया, दूसरे घर से आपने कमाया और 12वें घर से आपने खर्च किया। अब खर्च दूसरे, यह अंत भी है। 12वां घर का मतलब है इसके बाद फिर काम खत्म, क्योंकि लास्ट जो है वह हमारे मोक्ष का भी घर है। अगर सब कुछ हमने अनुपात में किया, सब कुछ हमने जो परमात्मा ने जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है उसके अनुरूप किया, तो मोक्ष की प्राप्ति हमें जरूर होगी। अगर नहीं किया तो हो सकता है हमें पुनः जन्म लेना पड़े, फिर इन्हीं सब के चक्कर में फंसना पड़े, फिर मोह माया के चक्कर में फंसना पड़े, और फंस करके फिर एक जन्म हम गंवाएं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 2 से लेकर के और 12 तक पहले घर को छोड़ दिया जाए तो लाभ और हानि दरअसल बात आपको ही होता है। सारे ग्रह आपको ही कुछ न कुछ देते हैं। अब आपकी क्षमता क्या है कि आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब यह क्षमता कैसे डिसाइड किया जाए कि कोई व्यक्ति इन सभी लाभ को ले सकता है क्या, उसकी क्षमता कितनी है। तो सबसे पहले इस पहले घर पे ध्यान दें, और पहले घर में मान लीजिए जहाँ यहाँ तो एक लिखा है, तो 1 का मतलब हुआ है कि मेष राशि बैठी है। मेष राशि के मालिक हैं मंगल देव। अब मंगल देव के विषय में हम समझें, क्योंकि मंगल देव ही पहले लग्न के मालिक हैं, पहले घर के मालिक हैं। तो मंगल देव से संबंधित स्वभाव हमें होगा, कुछ उग्रता होगी क्योंकि देवताओं के सेनापति हैं। भूमि भवन वाहन का सुख होगा, खाली जमीन के वो कारक हैं। धरती पुत्र हैं, तो धरती की कमी हमें नहीं होगी, हमारे पास धरती होगी। उग्र हमने बता ही दिया, चूँकि अंगारक है, युद्ध के समय में इनकी उत्पत्ति हुई है। तो मंगल देव का जो स्वभाव है वह लेकर के कोई भी जातक जन्म ले रहा है। लेकिन अब यह समझना हमें पड़ेगा कि वह कितना लाभ ले रहा है। जैसे राशियों की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में 2 प्रकार की राशियां हैं, सम राशि और विषम राशि। विषम राशि क्या है? 1, 3, 5, 7, 9 और 11। यह विषम संख्या है, इसलिए इसको हम विषम राशि कहते हैं। सम राशि क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये सब सम राशियां हैं। अब सम राशियों में हमने यह बताया, आप 1 को ही लेकर के चलिए, मंगल देव को ही लेके चलिए। मंगल देव से संबंधित, मंगल देव आपके जन्म के सबसे पहले कारक हैं। मंगल देव का स्वभाव आप में है। अब किस ढंग का है यह समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए 1 का मतलब हुआ कि यह विषम राशि है। अब विषम राशि में मंगल देव की स्थिति कितनी मजबूत है, इसको अगर हम समझें तो कैसे समझा जाए? इसको समझा जाएगा उनके बल से, कि मंगल देव आपके कुंडली में कितने बलवान हैं, कितने शक्तिशाली हैं। अब यह कुंडली देख के कैसे समझेंगे कि ये बलशाली है या नहीं है? तो मित्रों, हर ग्रह का अंश लिखा होता है। हर ग्रह के बल को हम उसके अंश से नापते हैं, उसके डिग्री से मापते हैं। मान लीजिए किसी भी जातक की कुंडली में मंगल देव 0 से 6 डिग्री के बीच में बैठे हैं। अब 0 से 6 डिग्री के बीच का अगर कोई ग्रह है और वह विषम राशि का है, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 या 11, पहली राशि, तीसरी राशि 1 लिखा हो, 3 लिखा हो, 5 लिखा हो, 7 लिखा हो, 9 लिखा हो या 11 लिखा हो। राशियों को क्रम से याद कर लीजिए। पहली राशि मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क,
5वीं सिंह, 6ठी कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ और 12वीं मीन। तो विषम राशि की में अगर किसी जातक का जन्म यहाँ इस स्थान पे देखिएगा, अगर विषम राशि यहाँ पे आती है तो 0 से 6 डिग्री के बीच में अगर वह ग्रह किसी भी जातक की कुंडली में उसकी स्थिति बनती है कि वह 0 से 6 डिग्री के बीच में है, तो वह बाल अवस्था में समझा जाएगा। कहने का मतलब है कि वह जातक उतना ही समझदार होगा जितना एक बालक समझदार होता है। अगर उसको राजयोग मिल जाए तो उसमें किसी एक बालक में राजयोग की क्या समझ है। अगर उसको अधिक धन मिल जाए तो उस धन को एक बालक कहाँ खर्च करेगा। अगर उसे भूमि भवन वाहन मिल जाए तो उस भूमि भवन वाहन का वह सुख किस प्रकार से प्राप्त करेगा। एक छोटा सा बालक की जो स्थिति होती है वही इस कुंडली के जातक की होने वाली है। मान लीजिए वही ग्रह 6 से 12 अंश के बीच में किसी भी जातक की कुंडली में विराजमान होता है, इसको बोलते हैं कुमार अवस्था। यह बाल्य अवस्था से थोड़ा सा अच्छा होता है क्योंकि इस समय में व्यक्ति समझदार होने लगता है। तो अगर राजयोग बना तो जो कुमार अवस्था का व्यक्ति है, जो कुमार अवस्था का कोई भी जातक है, वह कितना समझ रखता है, किसी भी चीज़ को मिलने के बाद कितना यूटिलाइज करता है, कितना उसमें उस चीज़ को स्वीकार करने की क्षमता है। यह आप एक कुमार अवस्था का व्यक्ति है, कुमार अवस्था का बच्चा है, उसमें जितनी मैच्योरिटी आती है उतनी मैच्योरिटी इस जातक की बनेगी। चाहे वह राजयोग हो, चाहे वह धनयोग हो, चाहे भूमि भवन वाहन का उसको सुख हो, उसी हिसाब से वह भोगेगा जिस हिसाब से एक कुमार अवस्था का व्यक्ति सोच रखता है। तीसरी स्थिति हमारी बनती है 10 से 18 अंश में अगर कोई लग्न का स्वामी किसी भी जातक की कुंडली में विषम राशि का ग्रह होता है तो यह सबसे अच्छी अवस्था है, क्योंकि सबसे अधिक काम आदमी इसी उम्र में करता है। अगर इस समय में राजयोग का सुख उसको मिला, भूमि भवन वाहन का सुख मिला, सरकारी नौकरी में बड़े ओहदे का सुख मिला, तो वह जीवन में बहुत कुछ कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि उसमें पूरी समझ है, पूरी समझदारी है। वह धीरे धीरे दुनिया के सभी चीज़ों को जानने लगा है, तो उस चीज़ को वह यूटिलाइज करेगा और खुद भी वह मेहनत करेगा। क्यों मेहनत करेगा? क्योंकि उसमें एनर्जी लेवल बहुत अधिक है, उसमें शक्ति बहुत अधिक है। शरीर का सबसे मजबूत समय यही होता है जवानी की अवस्था या युवा अवस्था। फिर मान लीजिए किसी भी विषम राशि का कोई जातक है और उस जो लग्न का लग्नेश है वह 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में बैठता है उस जातक की कुंडली में, तो यह वृद्धावस्था हुआ। अब आप यह समझिए कि एक वृद्धा अवस्था का व्यक्ति जितनी समझ रखता है, चाहे वह कार्य को करने में, चाहे किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करने में, चाहे किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने में,
तो वह व्यक्ति उस ढंग से जीवन में तरक्की करेगा। वृद्ध व्यक्तियों के विषय में तो आपको पता ही है, सलाह ज़्यादा देंगे, करेंगे कम। शुरुआत करेंगे मेहनत से तो आगे कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनकी क्षमता ही कम है। उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं कि बहुत कुछ करने की अभिक्षा भी नहीं है। तो इस हिसाब से किसी भी जातक का लग्नेश अगर वृद्धावस्था का होता है तो उसमें इन सब चीज़ों की अधिकता होगी, जो कि वृद्धावस्था का कोई भी व्यक्ति जब होता है तो उसकी सोच जिस हिसाब से बनती है। अगली स्थिति बनती है 24 से 30 डिग्री। यह मृत अवस्था होती है। अब आप सोचिए, जब आपका लग्नेश ही मरा हुआ है, आपके शरीर का जो मालिक है वही डेड है, तो आपकी सोच कैसी होगी? आपको सब लोग कुछ न कुछ देना चाहेंगे। नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आपको इन संसार के लोगों से कुछ लेना लादना नहीं है। आप कुल मिला करके ऐसे समय में जन्म लिए हैं जब आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, सिर्फ सोच बची, सोच भी कह सकते हैं नहीं है। तो ऐसा जातक कैसे सफल होगा? अगर उसके पास राजयोग भी है, धन योग भी है, पैतृक संपत्ति भी है, तो क्या फायदा जब वह उसको भोग ही नहीं सकता। इस प्रकार से यह विषम राशियों की स्थिति बनी। ऐसे ही सम राशियों की भी स्थिति बनेगी, जस्ट उल्टा होगा। 0 से 6 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह किसी भी जातक की कुंडली में पहले घर का मालिक बनता है तो मृत अवस्था में है, सेम वही स्थिति बनेगी। इच्छा कुछ नहीं बची है, हमेशा भ्रम में रहेगा। उसकी सोच ही उतनी अच्छी नहीं होगी कि वह कुछ चाहे। कहने का मतलब है कि वह इस संसार में सिर्फ अपना टाइम खराब करने के लिए आया है। वही स्थिति 6 से 12 डिग्री के बीच में बनती है तो यह वृद्धावस्था है। वृद्धावस्था का व्यक्ति, जो मैंने अभी आपको बताया कि एक वृद्ध व्यक्ति जीवन के उस पड़ाव पे होता है कि ज़्यादा कुछ उसको लेना लादना नहीं होता है। कुछ करना भी चाहता है तो सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ करना चाहता है। उसकी सोच यही रहती है, मेरा टाइम तो अब ख़त्म है, मुझे क्या करना है, मेरी सोच अब आगे तक जाके भी क्या करेगी। तो ऐसी सोच जातक की बन जाती है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर पहले घर का मालिक वृद्धावस्था में हो तो इस ढंग से उसकी सोच बनती है। अगला है 12 से 18 डिग्री, चाहे वह सम राशि हो चाहे वह विषम राशि हो। दोनों में 12 से 18 डिग्री अगर किसी भी ग्रह का कुंडली में बनता है तो मित्रों सबसे अच्छी स्थिति होती है। वह जीवन में जरूर कुछ करेगा, जरूर हाथ पांव मारेगा, जरूर प्रयास करेगा, चाहे राजयोग हो और चाहे राजयोग उसकी कुंडली में न हो, तब भी वह सफल होगा। क्यों सफल होगा? क्योंकि उसको यह आभास होगा कि मैं यहाँ कुछ करने के लिए आया हूँ। इस संसार में अगर मेरा जन्म हुआ है तो इस जन्म को मुझे व्यर्थ नहीं करना है, कुछ करके जाना है, कुछ नाम कमा के जाना है, कुछ समाज, कुछ परिवार, कुछ देश के लिए करना है। ऐसी सोच उस जातक की बनेगी अगर लग्नेश मजबूत होता है तो। अभी मैं यह एक स्थिति बता रहा हूँ। अगला 18 से 24 डिग्री के बीच में कुमार अवस्था होती है। यह भी अवस्था कुल मिला के ठीक है, क्योंकि इस समय में व्यक्ति शिक्षा वगैरह लगभग ग्रहण कर लेता है और
उसकी भी सोच होती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसकी सोच बनने लगती है कि मुझे इस दिशा में जाना है, मुझे इस दशा को बदलना है। तो यह कुमार अवस्था की स्थिति है। फिर वही 24 से 30 डिग्री बाल अवस्था, व्यक्ति आजीवन बालक रहेगा, उसकी सोच ऐसी रहेगी, उसको सब कुछ दे दिया जाए उसकी स्थिति बालक जैसी ही बनी रहेगी। छोटे बच्चों में खेलना, छोटे बच्चों जैसी बुद्धि, ये सब चीज़ें उस जातक में जरूर रहेगा। मित्रों, यह सिर्फ मैंने एक स्थिति बताई है कि अगर आपका लग्नेश मजबूत है तो आप जीवन में जरूर कुछ करेंगे, और उस पर अगर राजयोग भी हो तो बहुत बड़ी स्थिति में आप होंगे, आप बुलंदी को छुएंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी चपरासी से लेकर के और आईएएस लेवल की होती है। जब सूर्य की स्थिति मजबूत बनती है, क्योंकि सरकार से संबंध उनका, सरकार और सरकारी नौकरी के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, तो सूर्य अगर 10वें घर को देख लें, स्थितियां और भी बनती बिगड़ती हैं। इतना जल्दी डिसीजन लेना तो नहीं बोला जा सकता इस चीज़ को, लेकिन फिर भी सूर्य अगर यहाँ पर हैं और कुछ और ग्रहों का भी सपोर्ट है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाता है। अब वह क्लर्क में जाएगा या वह 2 नंबर का अधिकारी बनेगा, 3 नंबर का अधिकारी बनेगा, 1 नंबर का अधिकारी बनेगा, यह काफ़ी हद तक इस लग्नेश के ऊपर डिपेंड होता है। या अगर वह राजनीति में है तो राजनीति तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कुछ लोग गांव में ही प्रधानी नहीं जीत पा रहे हैं, कुछ थोड़े से प्रयास से एमएलए बन जा रहे हैं, एमपी बन जा रहे हैं, मिनिस्टर बन जा रहे हैं, मंत्री बन जा रहे हैं। तो प्रयास तो वो भी कर रहे हैं, राजनीति तो वो भी व्यक्ति कर रहा है, फिर वो सफल क्यों नहीं है? क्योंकि उसका लग्नेश कहीं न कहीं प्रभावित होगा। मित्रों, यह हमने आपको यह समझाने का प्रयास किया कि लग्नेश अगर मजबूत हैं तो आप जीवन में बहुत तेज़ी से तरक्की करेंगे, और अगर लग्नेश आपके कमज़ोर हैं तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप कहीं न कहीं तरक्की कर नहीं पाएंगे। ये मेरे समझाने का आज मेन उद्देश्य था और इसीलिए मैं यह वीडियो भी बना रहा हूँ। लेकिन जो यह वीडियो है जिससे मैं बात कर रहा हूँ लग्नेश के विषय में, यह सिर्फ इतने में ही पूरा नहीं हो जाता है, और भी वीडियो बनाना पड़ेगा। जैसे लग्नेश यहाँ बैठे यहाँ, अगर 12हों घर में अलग अलग कहीं बैठता है तो उसकी क्या स्थिति बनेगी। अगर वह ग्रहों के दृष्टि में आता है, ग्रह उसको देखते हैं, ग्रह की युति बनती है, तब वह क्या प्रभावशाली होगा। इन सब के विषय में अगले वीडियो में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे कुछ न कुछ ज़रूरी जीवन से संबंधित, क्योंकि इससे इम्पॉर्टेंट और कुछ नहीं है। अगर मैं यह समझा ले जाऊं कि आप इस धरती पे कुछ करने के लिए आए हैं तो मेरा सौभाग्य होगा। मित्रों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, मित्रों में, सहयोगियों में ज़रूर शेयर करिएगा, और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपका कल्याण करे।